अच्छा बच्चे, तो अब हमने वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करना है। पीछे हमने कितना पढ़ लिया था, हम डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे थे, मतलब कि रिवर्सिबल ट्रांसफ़र हो अनमेटाबोलाइज्ड ड्रग का सारे टिश्यूज़ में। इसके फैक्टर्स हमने पढ़े, बॉडी ब्लड फ्लो जितना होगा डिस्ट्रीब्यूशन उतनी ज़्यादा होगी, कैपिलरी परमिएबिलिटी, लिपिड सॉल्युबिलिटी, प्रोटीन बाइंडिंग, टिश्यू बाइंडिंग, और फिर हमने इसका इंटरेक्शन देखा था। और उसके अलावा हमने ब्लड फ्लो और हाई ब्लड फ्लो और लो ब्लड फ्लो ऑर्गन्स देखे थे। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? दिस इज अपेरेंट वॉल्यूम रिक्वायर्ड टू कंटेन टोटल अमाउंट ऑफ ड्रग इन बॉडी एट सेम कंसंट्रेशन एज प्रेजेंट इन प्लाज्मा। ठीक है, तो इसमें इस पूरी डेफिनेशन में आपने सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो कौन सी है, वो याद रखने वाली वो ये है कि दिस इज अपेरेंट वॉल्यूम। ठीक है, आपने इसको याद रखना, दिस इज अपेरेंट वॉल्यूम। इसका फार्मूला क्या है? अमाउंट ऑफ ड्रग इन बॉडी ओवर प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन। अब आप इमेजिन करें कि फॉर एग्जांपल हमने पेशेंट को 100 mg ड्रग दी है, और फिर जब हमने उसके प्लाज्मा में उस ड्रग की कंसंट्रेशन चेक किया ना, तो कंसंट्रेशन तो वो 20 mg थी। ठीक है, तो बॉडी में हमने 100 mg दी, प्लाज्मा में 20 थी, तो कितने वॉल्यूम में वो डिस्ट्रीब्यूट हो गई? इसका मतलब 50 लीटर वॉल्यूम में। अब सवाल ये है कि क्या हमारी बॉडी में 50 लीटर फ्लूइड होता भी है या नहीं? तो नहीं बच्चे, हमारी बॉडी में टोटल अमाउंट ऑफ वॉल्यूम कितना है फ्लूइड का? 42 लीटर्स। तो ये 50 लीटर्स तो बहुत ज़्यादा है, इसीलिए उसको हम अपेरेंट वॉल्यूम कह रहे हैं। ठीक है, इतना होता नहीं है बस। इसके बाद हम इसकी एग्जांपल देखते हैं कि हमने एक पेशेंट को 100 mg ड्रग दी, 90 mg उसके ब्लड में रह गई और 10 mg टिश्यू में चली गई। ठीक है, तो जो टिश्यू में ड्रग जाता है ना, उसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूट हुई है। तो जितनी ज़्यादा टिश्यूज़ में फैल गई उतना ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अगर 100 में से 90 ब्लड में ही है और 10 गई है टिश्यूज़ में, सिर्फ 10, तो हम कहेंगे दिस इज़ लो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब कि ड्रग जो है ना वो ज़्यादा ब्लड में है और टिश्यूज़ में कम डिस्ट्रीब्यूट हुई है। इसी तरह अगर हमने 100 mg ड्रग दी, वो 5 mg ब्लड में और 95 mg टिश्यूज़ में है, ज़्यादा गई है ना टिश्यूज़ में, तो हम कहेंगे इसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा है। तो एग्जाम्पल किन किन ड्रग्स का वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होता है? डेजोक्सिन, क्लोरोक्विन और थायोपेंटोन का। और लो किन का होता है? हेपरिन, वॉरफेरिन और इंसुलिन का। अब इनका लो क्यों होता है? ये इतनी अच्छी नहीं है कि ब्लड में ही रहें, बस इनका साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, ये कैपिलरीज में के दरमियान में स्पेस से निकल नहीं सकती, इसीलिए ये ब्लड वेसल्स में ट्रैप हो जाती हैं और इनका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कम होता है। तो अब ये क्वेश्चन है कि अक्सर ये MCQ आ जाता है कि डायलिसिस करते वक्त कौन सा, अब आप बताओ, डायलिसिस करते वक्त जो है वो हमारा खून साफ़ होता है ना, खून भी वो जो ब्लड वेसल्स में हो, ये तो नहीं है ना कि जाकर टिश्यू से ब्लड निकाल के वो साफ़ करे। जो हमारा प्लाज्मा होगा वही क्लियर आउट होगा ना टॉक्सिन से। तो इसीलिए जब पेशेंट ड्रग ओवरडोज कर लेता है ना, तो हमने ये देखना है कि उसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है उस ड्रग का। अगर तो ज़्यादा है ना वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, तो फिर डायलिसिस नहीं होगी उसमें पेशेंट के अंदर। अगर लो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है ना, फिर डायलिसिस होगी, क्योंकि लो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है मतलब कि ज़्यादा ड्रग ब्लड में है, ब्लड क्लीन हो जाएगा, जो टिश्यूज़ में है वो थोड़ी बहुत टॉक्सिसिटी करेगा। लेकिन अगर ज़्यादा अमाउंट उस ड्रग का टिश्यूज़ में चला गया, ब्लड में कम है, तो फिर डायलिसिस का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक हो गया। ड्रग इन प्लाज्मा, तो मतलब वो प्रोटीन बाउंड हुई है, वो प्रोटीन बाउंड फॉर्म में है। और जो फ्री ड्रग बचेगी ना, मतलब प्लाज्मा में था एल्ब्यूमिन, उसके साथ बाउंड हो गई, वो तो हो गई इनएक्टिव। जो बाकी फ्री ड्रग है ना वो डिस्ट्रीब्यूट होगी। अगर तो उसकी ज़्यादा प्लाज्मा प्रोटीन के साथ ज़्यादा ड्रग बाइंड कर गई है, तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कम होगा। ज़्यादा यहाँ पे बाउंड हो जाएगी तो थोड़ी यहाँ से निकलेगी ना, कम अमाउंट में निकलेगी, कम अमाउंट टिश्यूज़ तक पहुँचेगी, तो मतलब वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कम है। लेकिन अगर हाई टिश्यू प्रोटीन बाइंडिंग है, मतलब यहाँ से यहाँ पर नहीं बाउंड हुई, यहाँ से निकल के टिश्यूज़ में चली गई, वहाँ प्रोटीन के साथ बाउंड हो गई है, तो ज़्यादा सारे टिश्यू के साथ बाउंड हो गई आकर, तो इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा है। ठीक है, जितनी ज़्यादा टिश्यूज़ के साथ टिश्यू प्रोटीन के साथ बाउंड, उतना ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अगर प्लाज्मा प्रोटीन के साथ ज़्यादा बाउंड, तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कम है। ये MCQs के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है। इसके बाद यहाँ पर वही बताया हुआ है कि टोटल बॉडी फ्लूइड्स कितने हैं? 42 लीटर इन 70 kg मैन। तो बॉडी फ्लूइड्स में दो तरह के फ्लूइड्स आते हैं, इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। इंट्रासेलुलर जो सेल्स के अंदर है, जैसे लिवर सेल्स हैं, मसल सेल्स हैं, इनके अंदर जो फ्लूइड है ना, उसको हम कहते हैं इंट्रासेलुलर फ्लूइड, और वो कितना है? 28 लीटर है एक अडल्ट बॉडी में। और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो है ना वो 14 लीटर है। इसमें क्या क्या आ जाता है? प्लाज्मा और इंटरस्टिशियल फ्लूइड। प्लाज्मा कौन सा होता है? जो मतलब कि ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड के साथ मिक्सड जो होता है ना फ्लूइड, वाटर, ब्लड वेसल के अंदर जो ब्लड के साथ वाटर मिक्स है ना, उसको हम कहते हैं प्लाज्मा फ्लूइड, और वो है टोटल 3 लीटर। ब्लड नहीं इसमें आता, इसमें सिर्फ फ्लूइड आता है, ब्लड के साथ जो मिक्स है वो 3 लीटर है। और उसके अलावा इंटरस्टिशियल फ्लूइड कौन सा है? कि ये ब्लड वेसल है, ये हमारे मसल सेल्स हैं फॉर एग्जांपल, इनके दरमियान में जो फ्लूइड है ना, मसल सेल्स की सेल मेम्ब्रेन के दरमियान और ब्लड वेसल की एंडोथीलियल सेल्स की मेम्ब्रेन के दरमियान, इनके मेम्ब्रेन्स के दरमियान में जो फ्लूइड है उसको हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं। और ये कितना होता है? 11 लीटर। 11 और 3 ये दोनों मिलके 14 हो गए। तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में आता है प्लाज्मा और इंटरस्टिशियल फ्लूइड, टोटल 14 लीटर, और इंट्रा सेलुलर फ्लूइड है 28 लीटर। इसके अलावा एक और भी फ्लूइड की टाइप है ट्रांससेलुलर फ्लूइड, वो कितना है?
वो कितना है 1%। इसमें कौन कौन सा आ जाता है, जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है या फिर प्लूरल फ्लूइड है या साइनोवियल फ्लूइड है, इसमें वो वाली चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। अब सवाल ये है कि फ्लूइड जो है ना, ये इस पे ड्रग की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है। फॉर एग्जांपल हमने ड्रग ली, उसकी एब्जॉर्प्शन हुई ब्लड में, ब्लड से वो बाहर निकली इंटरस्टिशियल फ्लूइड में और आगे वो टिश्यूज़ तक गई, ये टिश्यूज़ के सेल्स हो गए, ठीक है। अब यहाँ से ड्रग को निकलने के लिए क्या चाहिए, यहाँ पर एंडोथेलियल सेल्स है ना, उनके दरमियान छोटा छोटा फासला है, तो यहाँ से निकलने के लिए उसको चाहिए कि उसका साइज़ कम हो, ठीक है। तो जिन ड्रग के साइज़ कम होंगे ना, वो जीत जाएंगी, वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड में भी जाके डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन जिनके साइज़ बड़े हैं ना, वो बेचारे यहीं पे ट्रैप हो जाएंगी, ठीक है। तो कुछ ड्रग्स होती हैं जो जिनका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कम होता है। फॉर एग्जांपल प्लाज्मा कितना है 3 लीटर ना, तो उनका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अप्रोक्सीमेटली 3 लीटर होता है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि उनका साइज़ बड़ा था। लेकिन कुछ ड्रग्स होती हैं जिनका ऐसे 14 लीटर तक भी जाता है। 14 लीटर अगर किसी का वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है ड्रग का, तो हमें क्या पता चलेगा कि उसका साइज़ स्मॉल था और वो एक्स्ट्रा इधर इंटरस्टिशियल फ्लूइड में भी चली गई है। और अगर किसी का वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इनसे ज़्यादा है ना, 14 से ज़्यादा मतलब 20 तक है या 42 लीटर ही है उसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, तो हमें पता चल जाएगा कि उसका साइज़ भी स्मॉल था और यहाँ सेल्स के अंदर घुसने के लिए ना उसको चाहिए था कि वो लिपोफिलिक हो, ताकि वो इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करे। हमने देखा था ना कि लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स अनआयोनाइज्ड फॉर्म में मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हैं, लिपोफिलिक ही है जो मेम्ब्रेन को क्रॉस करती है, तो उसको चाहिए कि वो मेम्ब्रेन को क्रॉस करे। तो अगर लिपोफिलिक भी है ना, तो वो इस पूरे फ्लूइड में फैल जाएगी। 42 लीटर तक उसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर वही बताया हुआ है कि वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अगर 3 लीटर है, तो इसका मतलब क्या है कि ड्रग सिर्फ प्लाज्मा में है। और इसमें कौन सी आ जाती है, वारफेरिन, क्योंकि इसका साइज़ बहुत बड़ा है। अगर उसका ड्रग वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन 14 लीटर तक है, तो मतलब ड्रग पूरे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में कौन कौन से फ्लूइड आ जाते हैं, प्लाज्मा और इंटरस्टिशियल फ्लूइड, यानी वो प्लाज्मा और इंटरस्टिशियल दोनों में है। और इसमें एग्जाम्पल आ जाती है मैनिटोल की, क्योंकि ये लिपिड सॉल्युबल नहीं है, तो ये वो मसल सेल्स के मेम्ब्रेन वगैरह को क्रॉस करके सेल्स में नहीं जा पाएगी। और अगर वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन 42 लीटर है, तो इसका मतलब ड्रग जो है वो इंट्रा सेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर दोनों फ्लूइड में है। फॉर एग्जांपल एथेनॉल, ये लिपिड सॉल्युबल है। और अगर वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन 42 लीटर से भी ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कि ड्रग जो है ना, वो टिश्यूज़ के अंदर जाकर छुप के बैठ गई है। पहले गई टिश्यूज़ के साथ बाइंड हो गई, फिर गई वहाँ पर टिश्यूज़ के अंदर फ्री अमाउंट में भी चली गई। पहले जो गई थी ना, वहाँ उस टिश्यू के लिए जो एक स्पेसिफिक क्वांटिटी थी ड्रग की, वो गई और जाकर टिश्यू के साथ बाइंड हो गई, अब इनएक्टिव हो गई। उस टिश्यू को अपना काम चलाने के लिए, फॉर एग्जांपल हमारा मसल के टिश्यूज़ हैं ये, ठीक है, मसल के टिश्यूज़, और किसी को मस्कुलर पेन हो रहा है, बाजू में फॉर एग्जांपल दर्द है, तो उसने पेन किलर ली। यहाँ पर जो ड्रग गई थी वो वहाँ जाके प्रोटीन के साथ बाइंड होगी, वो तो इनएक्टिव हो गई ना। हमने पीछे पढ़ा था कि प्रोटीन बाउंड फॉर्म जो है ड्रग की, वो इनएक्टिव होती है, वो तो अपना काम नहीं करेगी। फिर हमारी बॉडी यहाँ पे और ड्रग को भेजेगी, एक्टिव ड्रग को, वो यहाँ के अपना काम करेगी। तो यहाँ पर बाउंड भी हो गई, यहाँ पे फ्री भी है, यहाँ पे ज़्यादा आ गई ना ज़रूरत से, तो इसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा 42 लीटर। अगर वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा है, तो हमें पता चल जाएगा कि ड्रग जो है ना, वो टिश्यूज़ में जाके एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो गई है। और अक्सर ये एक्यूमुलेशन जो है वो टॉक्सिक लेवल्स तक भी पहुँच जाती है, ठीक है। इसकी एग्जाम्पल जो आता है डाइजॉक्सिन और क्लोरोक्विन। आगे अब हम मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे। मेटाबॉलिज्म को हम बायो ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं। इसका मतलब है कि केमिकल अल्ट्रेशन ऑफ ड्रग इन बॉडी टू फैसिलिटेट एक्सक्रीशन, ठीक है। अब हमारी बॉडी में जो ड्रग है ना, उसका तोड़ा फोड़ा है, हमने तोड़ा फोड़ा है, लेकिन वो ड्रग अभी भी लिपोफिलिक है, तो हमें खतरा है कि वो जाके किडनीज़ में ना रीअब्जॉर्ब हो जाएगी। हमने पीछे पढ़ा था ना कि रीअब्जॉर्ब भी हो सकती है ड्रग, तो हमें खतरा है कि वो रीअब्जॉर्ब हो सकती है अगर वो लिपिड सॉल्युबल है। तो हमने इसको क्या करना है, अल्टर कर देना है, उसको हमने लिपिड से वाटर सॉल्युबल बना देना है। इसे हम इसलिए कहते हैं बायो ट्रांसफॉर्मेशन। हमने ड्रग की बायो ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, और इस बायो ट्रांसफॉर्मेशन का एम क्या है कि लिपोफिलिक से हाइड्रोफिलिक बनाना है ड्रग को। और इस बायो ट्रांसफॉर्मेशन या मेटाबॉलिज्म के लिए मेन ऑर्गन है लीवर, लेकिन ये इंटेस्टाइन, किडनी, प्लाज्मा और लंग्स में भी हो सकता है, ठीक है। किडनी जो है ना, वो मेनली उनका काम सिर्फ एक्सक्रीशन का है, और वो एक्सक्रीट किस ड्रग को कर सकती हैं, हाइड्रोफिलिक ड्रग्स को। अगर ड्रग लिपोफिलिक है, वो एक्सक्रीट नहीं हो पाएगी, बॉडी में ही रहेगी, बार बार बॉडी में सर्कुलेट करती जाएगी, उसके लेवल बढ़ जाएंगे, तो इसलिए हमने इसको हाइड्रोफिलिक बनाना है। अगर किसी का लीवर फेलियर है, उसका लीवर काम नहीं कर रहा, तो जाहिर है वो ड्रग को लिपोफिलिक नहीं बना सकेगा, हाइड्रोफिलिक नहीं बना सकेगा। अगर वो हाइड्रोफिलिक नहीं होगी, तो उसकी रीअब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगी और टॉक्सिसिटी हो जाएगी उस ड्रग की बॉडी में, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा हुआ पर्पस ऑफ मेटाबॉलिज्म क्या है, ड्रग को वाटर सोल्यूबल बनाना, एक्सक्रीशन को इजी बनाना, ड्रग को इनएक्टिवेट करना या फिर एक्टिवेट करना प्रो ड्रग को, ठीक है। ये मैं आपको बात बताती हूँ। फेजेस ऑफ मेटाबॉलिज्म जो है ना, वो 2 फेज़ हैं, एक फेज़ 1, एक फेज़ 2। फेज़ 1 जो है ना, वो एक ड्रग है, उसके ऊपर ना लिपोफिलिक ग्रुप पहले से लगा होता है, बस उस ग्रुप को ना एक्सपोज करना होता है हमने, एक्सपोज पोलर फंक्शनल ग्रुप ऑन ड्रग। और जो फेज़ 2 है ना, ये अपना एक न्यू एडिशनल फंक्शनल ग्रुप लगाता है ड्रग के ऊपर, ठीक है। फेज़ 1 के बाद जो है ना, ड्रग वो थोड़ी सी पोलर हो जाती है, लेकिन फेज़ 2 में अगर उसके पास पहले से कोई पोलर ग्रुप नहीं है ना, तो हम उसके ऊपर एक नया ग्रुप लगाएंगे। लेकिन अगर पहले से था, उसको हमने एक्सपोज किया, फिर भी वो लिटिल पोलर है, तो हमने इसको ज़्यादा पोलर करने के लिए उस पर एक नया फंक्शनल ग्रुप लगा देना है, वो फेज़ 2 में होगा।
तो इसमें CYP एंजाइम इन्वॉल्व होता है, इसमें CYP इन्वॉल्व नहीं है। इसके अंदर कौन कौन से रिएक्शन आ जाते हैं, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस, और इसके अंदर कंजुगेशन रिएक्शन आ जाते हैं, ठीक है। अब हम टाइप ऑफ फेज 1 रिएक्शन पढ़ते हैं। इसमें आते हैं ऑक्सीडेशन, दिस इज कैटेलाइज्ड बाय CYP450, और ये सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसके बाद रिडक्शन, इसके बाद हाइड्रोलिसिस आ जाता है। तो हमने क्या पढ़ा जी, तो बच्चों हमने फेजेस पढ़ लिए मेटाबॉलिज्म के। हम अब आगे चलते हैं। इसमें हम ना फेज़ 1 रिएक्शन की टाइप्स देख लेते हैं। ऑक्सीडेशन हमने देखा था बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज कैटेलाइज्ड बाय CYP450। इसके बाद रिडक्शन और हाइड्रोलिसिस आ जाती हैं। इन फेज़ 1 रिएक्शन के सबके रिजल्ट्स क्या होंगे? इसके रिजल्ट ये हैं कि ड्रग जो है ना वो इनएक्टिवेट भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा ये इनएक्टिवेट ही हो, ये एक्टिवेट भी हो सकती है। जैसे कुछ प्रोडक्ट्स हम अपनी बॉडी में देते हैं ना, उनके ऊपर एक फंक्शनल ग्रुप होता है, बॉडी उसको एक्सपोज करती है और उसके बाद ना ड्रग एक्टिवेट हो जाती है। इसकी एग्जाम्पल में कौन सा देता है? लीवर डोपा, जो डोपामिन में कन्वर्ट होती है। इसके अलावा जो ड्रग जो है ना वो टॉक्सिक मेटाबोलाइट में भी कन्वर्ट हो सकती है। ये ना आप रहने दें एग्जाम्पल, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे, जिसने करनी ना वो देख ले, बाकी ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसको रहने दो, इसकी एग्जांपल्स पर नहीं पूछेंगे। CYP450 सिस्टम इंपॉर्टेंट है। ये CYP450 इंजाइम कहाँ पे प्रेजेंट होता है? मोस्टली SCR ऑफ लिवर। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ देम इज CYP3A4। तो इसके बाद फेज 2 रिएक्शन आते हैं। इसमें हमने कौन सा पढ़ा था? कंजुगेशन रिएक्शन। इसमें लिवर क्या करता है? फंक्शनल ग्रुप अटैच करता है, यानी पहले से नहीं होता, लिवर अपने से उसके ऊपर लगाता है। इसमें क्या कहता है? ग्लूकुरोनिक एसिड। अगर ग्लूकुरोनिक एसिड लगाएगा तो उस रिएक्शन को हम कहेंगे ग्लूकुरोनिडेशन हो गई है। अगर सल्फेशन या एसीटेट डाला या ग्लाइसिन, लिवर ये सारे फंक्शनल ग्रुप लगाएगा। इसका रिजल्ट क्या होगा कि ड्रग जो है ना वो हाईली वाटर सोल्यूबल हो जाएगी और आसानी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगी बॉडी से। और ये जो CYP450 सिस्टम है ना, इसके इंड्यूसर्स और इनहिबिटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बता देती हूँ बस। इसके इंडक्शन कर देते हैं। कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं जिनको हम अगर देते हैं ना तो वो CYP450 इंजाइम को इंड्यूस कर देते हैं, इसकी एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं लिवर इंजाइम की। इसके नतीजे में क्या होगा कि एक्टिविटी बढ़ जाएगी, ड्रग का मेटाबॉलिज्म लिवर में जल्दी हो जाएगा, ड्रग जल्दी बॉडी से एक्सक्रीट हो जाएगी। और अक्सर जो है ना वो इस वजह से इसका थेरेपेटिक लेवल भी अचीव नहीं होता कि कुछ देर तो ड्रग बॉडी में रहती। इसमें इंजाइम इंड्यूसर में ना आपने ये वाला निमोनिक याद रखना है, क्रैब GPS, कार्बामेज़ेपाइन, ट्राइफेम्पिन, अल्कोहल, फेनिटोइन, ग्रीसियोफल्विन, फिनोबार्बिटोल, स्मोकिंग, ये सारे ड्रग जो है ना ये इंजाइम को इंड्यूस करते हैं CYP450 को। इसका रिजल्ट क्या होता है कि ड्रग जल्दी बॉडी से क्लियर हो जाती है और ड्रग के इफेक्ट कम आते हैं। इसमें एग्जांपल में वारफेरिन और रेफेम्पिन है कि जब हम रेफेम्पिन है ना, अगर हम उसको वारफेरिन के साथ देते हैं तो रेफेम्पिन हमने देखा ये इंजाइम इंड्यूसर है। जब हम इसको वारफेरिन के साथ देते हैं ना तो ये वारफेरिन के मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देती है, और वारफेरिन जो है ना वो एक एंटीकोगुलेंट है। अगर इसके मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगी तो इफेक्ट कम आएगा ना, तो मतलब इसका एंटीकोगुलेंट इफेक्ट कम हो जाएगा। एंटीकोगुलेंट इफेक्ट कम हो गया तो मतलब क्लॉटिंग का रिस्क बढ़ जाएगा। और इसके बाद होता है इंजाइम इनहिबिशन। इंजाइम इनहिबिशन होगी तो मतलब स्लो मेटाबॉलिज्म होगी, ड्रग के लेवल बॉडी में बढ़ जाएंगे, टॉक्सिसिटी हो जाएगी। इंजाइम इनहिबिटर्स हैं कुछ, जिसमें आता है सिकफेसिस, ये आपने निमोनिक याद रखना और ये सारे नाम आपने देख लेने हैं, ठीक है। ये मैं पिक्चर्स भी शेयर करूँगी। फिर इसके बाद वो बताते हैं कि अगर हम इसी वारफेरिन के साथ एरिथ्रोमाइसिन दें। एरिथ्रोमाइसिन क्या है? ये इंजाइम इनहिबिटर है। सोडियम वेलप्रोएट, आइसोनियाजिड, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, बस आपने ये याद रखना है। और इसके अलावा इसमें आपने एरिथ्रोमाइसिन याद रखना है, और बस ये भी आप देख लेना, बाकी इसमें कोई भी नेम इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। आइसोनियाजिड और एरिथ्रोमाइसिन आपने याद रखना है। तो वारफेरिन के साथ अगर हमने एरिथ्रोमाइसिन दिया ना तो ये इंजाइम का इनहिबिटर है, ये ब्रेक डाउन कम कर देगा वारफेरिन की, और ये एंटीकोगुलेंट है। एंटीकोगुलेटिंग इफेक्ट इतना बढ़ जाएगा कि छोटा सा भी खराश भी लगेगा तो उस पर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होगी, ब्लीडिंग रिस्क बढ़ जाएगा, ठीक है। अब इसमें एज इफेक्ट क्या है कि न्यूनेट्स में जो है ना वो फेज 2 इमेच्योर होता है, इसलिए जब न्यूनेट्स को हम क्लोरमफेनिकोल देते हैं ना तो इसकी फेज़ 2 में इस क्लोरमफेनिकोल ने जो है ना वो फेज़ 2 इसको ज़्यादा लिपिड वाटर सोल्यूबल करता है, ये बॉडी से एक्सक्रीट होता है। जब ये नहीं हो पाएगा ना तो बॉडी में एक्युमुलेट होता जाएगा, इसकी वजह से ग्रे बेबी सिंड्रोम हो सकता है। इसकी पूरे की समरी जो हमने पीछे से अब तक पढ़ा है ना, उसकी यही समरी है कि लिपिड सोल्यूबल ड्रग था, उसको फेज़ 1 ने ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस किया, इंटरमीडिएट मेटाबोलाइट बना दिया, मतलब मॉडरेट लिपिड वाटर सोल्यूबल, मॉडरेट सोल्यूबिलिटी थी उसकी वाटर की। फिर फेज़ 2 रिएक्शन आया कंजुगेशन, उसने इसको बहुत ज़्यादा वाटर सोल्यूबल बना दिया और बॉडी से एक्सक्रीट हो गया। और आउटकम क्या? मेटाबॉलिज्म के ड्रग एक्टिव से इनएक्टिवेट हो जाती है, एक्टिव से एक्टिव मेटाबोलाइट में भी, यानी एक्टिव है, अभी भी एक्टिव है, लेकिन वो थोड़ी सी उसके जो है ना वो साइज उसका कम हो गया। एक्टिव से टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स में भी वो कन्वर्ट हो सकते हैं और इनएक्टिव को एक्टिव में भी कर सकते हैं, जैसे प्रो ड्रग्स। अब माइक्रोसोमल और नॉन माइक्रोसोमल इंजाइम्स। माइक्रोसोमल कहाँ पे लोकेटेड है? SCR पे। बच्चों ये सब कुछ ना कैटसंग में नहीं भी लिखा हुआ ना तो आपने ये करना है, क्योंकि ये आपके एलोज़ में है, ठीक है। आपके एलोज़ के मुताबिक ही मैंने ये सारा कुछ पढ़ाया है। तो अब आपको पता है कि UHS जो है वो MCQs तो हर एलो से उठाते हैं ना, तो वो इसमें से भी MCQs आ सकता है, इसलिए मैं आपके साथ ये नोट्स भी शेयर कर दूँगी और आप इनको सुन भी लेना। आप इनको है कि आपने करना है ज़रूर इनको, ठीक है। माइक्रोसोमल वर्सेस नॉन माइक्रोसोमल कौन से हैं? जो SCR पे लोकेटेड है, इनमें मेनली CYP450 आ जाता है। हमने पीछे देखा था ना कि CYP इंजाइम कहाँ पर लोकेटेड था, ये
CYP इंजाइम कहाँ पर है, मोस्टली ऑन SCR, तो SCR पे ही ये लोकेटेड है CYP। दिस इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाइड्रोलिसिस, इसकी इंडक्शन या इनहिबिशन भी हो सकती है। इसमें वारफेरिन फेनिटोइन डाइज़ेपाम आ सकते हैं, ये सारे फेज़ 1 के बाद बॉडी से एक्सक्रीट होते हैं। मतलब माइक्रोसोमल इंजाइम CYP 415 को एक्सक्रीट करता है। और नॉन माइक्रोसोमल इंजाइम जो है वो कहाँ पे होते हैं, प्लाज्मा में, माइटोकॉन्ड्रिया में, साइटोप्लाज्म में। इनकी ये जो है ना, इनकी एग्जांपल में एस्ट्रेज, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस, मोनोमाइनऑक्सीडेज आ जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, साइटोप्लाज्म में होते हैं, ये आपने ज़रूर याद रखना है। और इनकी इंडक्शन या इनहिबिशन नहीं होती। हमने देखा था ना CYP के कुछ इंड्यूसर्स थे, कुछ इनहिबिटर्स थे, लेकिन इसके कोई इंड्यूसर या इनहिबिटर नहीं है बस। और CYP के ना वो इंड्यूसर इनहिबिटर बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपने याद रखना है। फिर उसके बाद ये आपके एलो में था होफमैन्स एलिमिनेशन, ठीक है। इसका नाम बस खौफनाक है, बाकी इस बेचारे को कुछ भी नहीं है। इसमें ये है कि ड्रग ब्रेक डाउन विदाउट लिवर या किडनी। हमें पता है ड्रग की ब्रेक डाउन लिवर और किडनी में होती है, लेकिन इसमें लिवर और किडनी दोनों इन्वॉल्व नहीं है ड्रग की ब्रेक डाउन में। इसमें ड्रग की क्यों ब्रेक होती है, pH या टेम्परेचर चेंजेस की वजह से। फॉर एग्जाम्पल एट्राक्यूरियम या सिसएट्राक्यूरियम, इसलिए ये दोनों ड्रग्स जो है ना वो सेफ़ होती हैं लिवर और किडनी फेलियर के पेशेंट्स में। ज़ाहिर है पहले तो हम डर रहे थे ना कि लिवर हमारा फेल है, किडनी फेल है, ड्रग की मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाएंगी, हम नहीं देती है ड्रग। लेकिन ये वाले जो ड्रग्स है ना, इनका कोई रोल ही नहीं है, इन्होंने जाना ही नहीं है लिवर और किडनी के पास ब्रेक डाउन के लिए। इन्होंने खुद ही pH और टेम्परेचर चेंजेस के बाद हो जाना है ब्रेक डाउन इनकी, तो ये लिवर फेलियर में सेफ़ है। फिर अब फैक्टर्स देख लेते हैं जो मेटाबॉलिज्म को इफेक्ट करते हैं। तो न्यूबॉर्न्स में एज आ जाता है, सबसे बड़ा फैक्टर न्यूबॉर्न्स में मेटाबॉलिज्म कम होता है। और ये छोड़ो, अब बस ये लिवर डिजीज़ सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। लिवर डिजीज़ अगर है ना तो मेटाबॉलिज्म कम होगा, टॉक्सिसिटी बढ़ जाएगी। और ये एंजाइम इंडक्शन और इनहिबिशन भी इंपॉर्टेंट है, मैं पढ़ा चुकी हूँ। फिर क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है कि अगर ये क्लिनिकल सिग्निफिकेंस आपकी ना, इन्होंने आपके सिलेबस में ख़ास तौर पे पूछी हुई है, हर उसकी एब्जॉर्प्शन की भी, डिस्ट्रीब्यूशन की भी, मेटाबॉलिज्म की भी। तो इसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस यही है कि क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ये मतलब है कि जब क्लिनिकली आपके पास पेशेंट आएगा ना, तो तब आपका ये पढ़ने का तब आपको क्या फ़ायदा होगा, आप तब उसको किस तरह से देखोगे। तो अगर हमारे पास लिवर डिजीज़ का पेशेंट आया ना, तो हम उसको ड्रग कम देंगे, क्योंकि हमें पता है कि उसका लिवर काम नहीं कर रहा, लिवर उसकी ड्रग को मेटाबोलाइज नहीं कर रहा बॉडी में, तो इसमें ना टॉक्सिक लेवल तक जा सकता है ड्रग। इसलिए हमने ड्रग को कम देना है, नॉर्मल लेवल से कम देना है, ठीक है। फिर ये बस इंटेरोहेपेटिक साइक्लिंग में यही है कि ड्रग जो है वो लिवर के पास गई, लिवर से तो उसने आगे किडनीज़ के पास जाना था ना एक्सक्रीशन के लिए, लेकिन वो ऐसे नहीं हुआ। वो क्या हुआ, वो बाइल के थ्रू वापस से इंटेस्टाइन में आ गई, रीअब्जॉर्प्शन हुई उसकी, वो ब्लड में चली गई। इसका इफेक्ट प्रोलॉन्ग हो गया ड्रग का, ठीक है। अब हम एलिमिनेशन पढ़ लेते हैं। एलिमिनेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। मेटाबॉलिज्म हमने पढ़ लिया, अब हमने ड्रग का एक्सक्रीशन देखना है। तो मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन हो जाएगा तो हम कहते हैं बॉडी से ड्रग एलिमिनेट हो गई। ड्रग है उसका मेटाबॉलिज्म हुआ लिवर में, एक्सक्रीशन कहाँ पे होगी, किडनी में, तो फिर ड्रग रिमूव होगी। हमने मेटाबॉलिज्म पढ़ लिया, अब हम एक्सक्रीशन पढ़ेंगे। इससे पहले हम देख लेते हैं हाफ लाइफ। तो हाफ लाइफ क्या है, टाइम रिक्वायर्ड फॉर प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग टू डिक्रीज बाय 50%, यानी कितने टाइम में ड्रग आधी रह जाती है। 100 mg से 50 mg फॉर एग्जांपल 4 आवर्स में रह गई, फिर 50 से 25 हो गई 4 आवर्स में, तो ये उसकी हाफ लाइफ है 4 आवर्स, जिसमें वो आधी होती जा रही है। इसका फार्मूला ये है 0.693 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ओवर क्लियरेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारे एक प्रॉफ में भी आया था। हाफ लाइफ का डायरेक्ट रिलेशन है वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के साथ, ठीक है। यानी वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बड़ा हुआ, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हम बड़ा हुआ किसको कहते हैं कि जब ड्रग जाकर टिश्यूज़ में छुप के बैठ जाए, टिश्यूज़ में प्रोटीन के साथ बाइंड हो जाती थी, हम कहते थे ना कि वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा है ड्रग का। तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा तो ज़ाहिर है वहाँ से कब निकलेगी, टिश्यूज़ से वापस ब्लड में आएगी, फिर लिवर में जाएगी, फिर वहाँ से मेटाबोलाइज होकर किडनी के पास जाकर एक्सक्रीट होगी, तो इसमें बहुत टाइम लगेगा, हाफ लाइफ बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इसका डायरेक्ट रिलेशन है, जितना वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा उतनी हाफ लाइफ ज़्यादा। ये उन्होंने इसकी एग्जांपल दी। और इसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है, आपने क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ज़रूर देखनी है सबके साथ साथ। इससे हमें पता चला हमने कितनी डोज देनी है, हमें पता चलेगा कि कब जो है वो ड्रग का लेवल बहुत कम रह जाएगा और कितनी हाफ लाइफ के बाद, और उतनी हाफ लाइफ के बाद हमने नेक्स्ट डोज देनी है। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन भी पता चलता है हमें ड्रग का। फिर हम टाइम टू रीच स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन, ये भी हमें पता चलता है। और टाइम टेकन टू रिमूव ड्रग थ्रू द बॉडी, हमें पता चल जाता है कितने टाइम में ड्रग टोटली बॉडी से रिमूव हो गई है, ठीक है। तो ये स्टेडी स्टेट क्या है, स्टेडी स्टेट वो स्टेट है जहाँ पे रेट ऑफ ड्रग एंट्री इज इक्वल टू रेट ऑफ ड्रग एलिमिनेशन, ठीक है। ये स्टेडी स्टेट कब अचीव होती है, 4